हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 10 वृत्त। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 7 त्रिभुज का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, चैप्टर 7 कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर चैप्टर 10 वृत्त शुरू करने जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप लोगों को जो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, चैप्टर 8 जो है चतुर्भुज और चैप्टर 9 है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये दोनों चैप्टर आप लोगों को ये 2021 और 22 वाले सत्र में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो कोरोना के वजह से आप लोगों का 30% कोर्स कम किया गया है, उसमें ये चैप्टर 8 और 9 को कम कर दिया गया है। इसको नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को त्रिभुज के बाद सीधे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वृत्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो दोनों चैप्टर हैं उसको नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, ताकि जब अगले साल 2023 वाले में, 2022 और 23 वाले में जो लोग 9th में पढ़ा उन लोगों को तो पूरा ही पढ़ना होगा कोर्स, तो वो लोग बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों को जरूरी है 7 के बाद ये 10 पढ़ना। 8 और 9 आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग ये वृत्त पढ़ेंगे चैप्टर 10 को। तो देखिए, वृत्त वाले चैप्टर में जो इसका इंट्रोडक्शन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंट्रोडक्शन एक एक बात अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं तो एक्सरसाइज आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वृत्त जानेंगे। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, और वृत्त का परिभाषा जो डिफिनीशन होता है बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वृत्त कहते किसको हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वृत्त का परिभाषा देखिए दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो वृत्त कहते किसको हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई समतल है, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये आप लोग क्या है, ये समतल है। तो हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, समतल पर हम लोग क्या किए, कोई एक निश्चित बिंदु ले लिए, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर मतलब इससे समान दूरी पर ये कोई बिंदु है, फिर इसी से समान दूरी पर कोई बिंदु है, इसी से समान दूरी पर है, फिर इसी से समान दूरी पर है। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे मान लीजिए बिंदु हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु। मान लीजिए हम लोग इतना ज्यादा बिंदु बनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये बन जाए, कुछ फिगर ऐसे बन गया। मान लीजिए सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया, सभी बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया ऐसे। तो परिभाषा हम लोग क्या देते हैं वृत्त का, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। परिभाषा इसका हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समतल पर स्थित किसी निश्चित या स्थिर कह सकते हैं, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर, ये सभी जो बिंदु हैं समान दूरी पर होंगे और खूब ढेर सारे बिंदु हों तो उन्हीं बिंदुओं के समूह को, मतलब ढेर सारे बिंदु हैं
वही अगर मिला दिए हम लोग तो क्या हो गया है, वही वृत्त हो गया। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर सभी बिंदु हैं। या हम लोग परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु के बिंदु पथ को ये भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक निश्चित बिंदु है समतल पर और उससे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु का जो पथ होगा, जो रास्ता होगा, समान दूरी पर ही, इस बिंदु से समान दूरी पर ही जो रास्ता होगा वही क्या होगा, वृत्त कहलाएगा। तो वृत्त आप लोग जान चुके हैं कि वृत्त किसको कहते हैं। अब देखिए जो निश्चित बिंदु है, जैसे हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु लिया था और इससे समान दूरी पर हमने बिंदुओं का समूह लिया था, हमने ऐसे किया था। तो जो ये निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। हमने कहा था किसी निश्चित बिंदु से जो निश्चित बिंदु है वही क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है वृत्त का। ये सभी परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे ध्यान से। केंद्र किसको कहेंगे अब बताते जाएंगे, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। जो निश्चित बिंदु होगा वही वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाता है। और भी इसमें परिभाषाएं आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। त्रिज्या, फिर आएगा देखिए, फिर आएगा व्यास, फिर आएगा इसमें चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त। ये सभी परिभाषा आप लोगों को जानना है, इसलिए पहले यहां लिख रहे हैं, फिर आप लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। परिधि, बहिर्भाग, अभ्यंतर, ये सभी को आप लोगों को जानना है। तो देखते जाइए। केंद्र आप लोग जान गए कि कोई वो निश्चित बिंदु जहां से वृत्त पर समान दूरी पर जो भी बिंदु स्थित होते हैं, तो वही निश्चित जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। त्रिज्या आप लोग देखिए, त्रिज्या क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त पर कोई भी बिंदु हम लोग कहीं भी ले लिए, मान लीजिए वृत्त पर, ये ध्यान देंगे, न तो वृत्त के अंदर न तो वृत्त के बाहर, वृत्त पर कहीं भी हम लोग कोई बिंदु ले लिए और इस केंद्र को हम लोग क्या किए, उस बिंदु से मिला लिए। मान लीजिए यहां पर हमने ए बिंदु लिया था, हमने केंद्र से क्या किया, ए को मिला लिया। तो ये जो हमारा रेखा मिल रहा है, ये जो लंबाई हो रही है वही क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मतलब होता है रेडियस, आर मतलब रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसी को त्रिज्या कहते हैं। स्मॉल आर से इसको दर्शाया जाता है, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो हमने क्या बताया आप लोगों को, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। याद हो गया आप लोगों को। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए जीवा क्या कहलाता है, ये ध्यान देंगे आप लोग। जीवा, ये तो हो गया त्रिज्या, स्मॉल आर से हमने प्रदर्शित किया। जीवा, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु हम लोग ले लेंगे। मान लीजिए वृत्त पर कहीं भी हम लोग, कहीं भी दो बिंदु वृत्त पर ले लिए, और मान लीजिए एक बिंदु ए ले लिया हमने, एक बिंदु बी लिया, और दोनों को हमने मान लीजिए मिला दिया ऐसे। तो ये जो रेखा होगा ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा।
कहीं भी हमने वृत्त पर दो बिंदु ले लिया, दो बिंदु हमने ले लिया, उसको मिला दिया, ये जो रेखा बनेगा क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। व्यास, अब देखिए व्यास क्या होता है ये देखते हैं। व्यास को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डाईमीटर, डाईमीटर, और उसका पहला अक्षर डी लिया जाता है व्यास के लिए। अब देखिए व्यास क्या होता है, जैसे मान लीजिए त्रिज्या था, तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त पर कोई दो बिंदु लेंगे और मिलाएंगे। यहां देखिए व्यास और जीवा में थोड़ा सा अंतर होता है। जीवा में हमने क्या कहा? वृत्त पर दो बिंदु लिए मिलाया तो जीवा कहलाया। और व्यास क्या होगा? वो भी हम कह रहे हैं वृत्त पर दो बिंदु लेंगे और मिलाएंगे तो व्यास कहलाएगा। लेकिन कब व्यास कहलाएगा? वो केंद्र से होता हुआ जाएगा। ये देखिए केंद्र से नहीं गया है, केंद्र से नहीं गया, लेकिन वो क्या होगा? केंद्र से जाएगा। ये तो मान लीजिए जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया। अब मान लीजिए यहां एक और फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, यहां केंद्र है, तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से भी होकर जाए, यहां हमने क्या कहा था जीवा में कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। और ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से भी होकर जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहते हैं। आया बात समझ में आप लोगों के? व्यास और जीवा में थोड़ा सा अंतर है। जीवा दो बिंदुओं को मिला देंगे कहीं भी तो जीवा कहलाएगा, जबकि व्यास दो बिंदुओं को मिला देंगे लेकिन अगर केंद्र से ही होकर जाएगा तभी व्यास कहलाएगा। केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो व्यास नहीं, तब जीवा कहलाएगा। एक बात और याद रखेंगे, ये जो व्यास है ये भी जीवा है। क्यों? क्योंकि वृत्त पर कोई भी दो बिंदु मिला दिए तो जीवा है, लेकिन ये केंद्र से होकर गया इसलिए इसका नाम व्यास भी हो गया है। तो यहां क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा? जीवा कहला सकता है, लेकिन जो जीवा होगा वो व्यास नहीं कहला सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। व्यास तभी कहलाएगा, ऐसी जीवा जो केंद्र से जाएगी वही तो व्यास कहलाएगी। तो ये भी एक जीवा है, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, लेकिन केंद्र से होकर जा रही है तो नाम हो गया व्यास। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही व्यास कहलाती है। जो केंद्र से होकर जाएगा रेखा वही सबसे बड़ा होगा, वही जो जीवा होगी व्यास कहलाती है। तो इतना आप लोग जान गए। अब देखिए चाप, चाप किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। वृत्त पर हमने कोई बिंदु ले लिया, कोई भी कहीं भी दो बिंदु ले लिया। मान लीजिए हमने पी क्यू ले लिया, पी क्यू हमने दो बिंदु लिया। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो वृत्त का ये जो लंबाई होगा दो भागों में बटा हुआ दिखेगा। एक यहां से यहां तक, देखिए एक यहां से यहां तक का लंबाई हो गया और एक ये वाला लंबाई हो गया, बड़ा वाला। तो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लिए तो वृत्त दो भागों में बट गया, वही प्रत्येक भाग क्या कहलाएंगे? चाप कहलाते हैं। अब देखिए इसको कहेंगे हम लोग चाप पी क्यू। यहां से यहां तक का जो लंबाई है वृत्त का यही क्या कहलाएगा? चाप पी क्यू। और यहां से यहां तक बड़ा वाला ये देखिए चाप है, तो ये भी चाप पी क्यू है, लेकिन दोनों में अंतर होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया चाप पी क्यू, तो कौन सा आप लोग जानेंगे? तो ऐसे जब भी लिखा होगा, ये चाप लिखने का तरीका होता है। देखिए ऊपर ऐसे किया हुआ है, मतलब चाप लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे छोटे वाले को कह रहा है, छोटा वाला पी क्यू। और केवल ऐसे लिखेगा पी क्यू
तो समझ जाएंगे बड़ा वाले को कह रहा है, बड़ा वाला पी क्यू। तो देखिए चाप दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं लघु चाप, लघु माने छोटा, एक को कहते हैं लघु चाप और एक को कहते हैं दीर्घ चाप, मतलब बड़ा चाप। तो देखिए ये पी क्यू छोटा चाप है और ये बड़ा वाला पी क्यू, ये बड़े वाले को लिखने का एक और तरीका होता है। बड़े वाले में कोई हम लोग बिंदु ले लेते हैं, यहां मान लीजिए हमने ले लिया कोई भी बिंदु, मान लीजिए यम हमने ले लिया, तो इस वाले चाप का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? बड़े वाले चाप का नाम लिखेंगे एम लगा के लिखेंगे पी क्यू, एम पी क्यू, इसका मतलब बड़ा चाप। और छोटा चाप, चाप पी क्यू लिख दिया मतलब छोटा चाप। तो इस तरह चाप आप लोग समझ गए होंगे। वृत्त दो भागों में ये बट गया है, वृत्त की लंबाई वही क्या है? चाप कहलाएगा। वृत्त खंड, त्रिज्य खंड ये क्या होते हैं अब इसको देखते हैं। देखिए वृत्त खंड, जैसे मान लीजिए कोई और हम लोग फिगर बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए वृत्त खंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है और वृत्त में हम लोग खींचते हैं जीवा। जैसे मान लीजिए वृत्त में हमने कोई भी जीवा खींच दिया, मान लीजिए यहाँ P हमने ले लिया, यहाँ Q ले लिया, तो वृत्त देख रहे हैं दो भागों में बट गया। मान लीजिए वृत्त को हम लोग काट दें ऐसे, तो दो भागों में वृत्त हो जाएगा। एक कौन सा? एक ये वाला पूरा भाग हो गया यहां से यहां तक वाला, और एक ये वाला भाग हो गया, देख रहे हैं आप लोग। तो वही वृत्त में अगर हम लोग वृत्त पर कोई दो बिंदुओं को मिला देते हैं, वृत्त दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहेंगे। यहां से यहां तक का जो ये पूरा भाग है, ये आधा वाला, यहां से यहां तक आधा नहीं है, मतलब ये इतना भाग जो है यही क्या कहलाएगा? वृत्त खंड कहलाएगा। ये भी वृत्त खंड कहलाएगा। तो वृत्त खंड भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए कौन कौन से। एक कहेंगे लघु वृत्त खंड, एक को कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। एक लघु वृत्त खंड हो गया छोटा वाला, और बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड हो गया। अब देखिए त्रिज्य खंड क्या कहलाएगा, ये ध्यान देते हैं। त्रिज्य खंड यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दो त्रिज्या खींच लिया, त्रिज्य खंड नाम ही है। त्रिज्य मतलब त्रिज्या, त्रिज्या आप लोग जानते हैं, वृत्त पर कोई बिंदु हमने ले लिया और केंद्र से मिला दिया तो त्रिज्या है। फिर एक और बिंदु हमने ले लिया और केंद्र से मिला दिया, ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्य खंड मतलब दो त्रिज्या अगर हम लोग खींचेंगे और एक चाप है, ये देखिए चाप है, तो त्रिज्याओं और चापों के बीच का जो भाग होगा यही क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड कहलाता है। तो दो त्रिज्य खंड भी हो गए, एक लघु त्रिज्य खंड हो गया, देखिए ये छोटा है और इन्हीं त्रिज्याओं और इस चाप से बड़ा वाला ये बना है, ये वाला, तो ये दीर्घ, ये हो गया लघु त्रिज्य खंड, और ये वाला हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये त्रिज्य खंड हो गया। यहां पर वृत्त खंड वाला हो गया, ये वृत्त खंड के लिए हमने फिगर बनाया। फिगर आप लोग बनाएंगे तो समझ में आएगा। यहां पर हमने चाप वाला बताया था, चाप के लिए फिगर हो गया। तो इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। अब यहां पर आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर देखते हैं हम लोग कोई एक वृत्त है, वृत्त के मान लीजिए हम लोग एक इसमें खींच लेते हैं व्यास बीच में, तो वृत्त देखिए दो बराबर भागों में बट गया है, देख रहे हैं आप लोग। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अब व्यास हमने खींचा तो क्या हुआ, दो भागों में बट गया, तो ये आधा वाला जो वृत्त होगा ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा और ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा। ये होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अगर ऐसे हम लोग परिभाषा कह सकते हैं कि वृत्त के
जो चाप होते हैं, जो चापों का दोनों सिरा होता है, मान लीजिए वृत्त का ये चाप होता है, ऐसे चाप हो गया, ये वृत्त के चापों का दोनों सिरे अगर व्यास के सिरे हों, यहां मान लीजिए ये क्या है, व्यास है, व्यास के सिरे हों, दोनों चापों के सिरे व्यास के सिरे हों, तो यही क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, मतलब आधा वृत्त। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए परिधि किसको कहते हैं। परिधि मतलब जैसे आप लोग किसी रेखा में लंबाई देखते हैं, लंबाई नापते हैं, उसी तरह परिधि नापा जाता है। वृत्त की परिधि मतलब लंबाई होती है। जैसे ये एक वृत्त है, वृत्त मान लीजिए एक धागा से बना हुआ, धागा से आप लोगों ने वृत्त बनाया और बीच में से धागा आप लोगों ने काट दिया, तो धागा क्या होगा, ऐसे करेंगे आप लोग सीधा हो जाएगा, तो वही सीधा जो हो जाएगा वही लंबाई क्या कहलाएगी, परिधि है। परिधि मतलब देखिए वृत्त का पूरा यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी, परिधि होगी। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, इसको याद रखेंगे। वृत्त की परिधि का जो लंबाई निकालने का फार्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई आर। पाई का मतलब होता है 22/7, इस पाई का मान होता है कितना, 22/7, ये याद रखेंगे। अब देखिए बहिर्भाग और अभ्यंतर किसको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों का एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछेगा इस पर। जैसे मान लीजिए किसी समतल पर, ये समतल है, समतल पर हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। समतल पर हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, तो समतल 3 भागों में बट जाएगा। समतल क्या होगा, 3 भाग में बट जाएगा। कौन कौन से भाग में, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने वृत्त बनाया है, तो समतल 3 भागों में कैसे बटा है। एक तो अब इस वृत्त का बाहर वाला ये भाग हो गया, बाहर का भाग, तो बाहर वाले भाग को ही क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहते हैं। एक तो हो जाएगा बाहर का भाग, एक तो अंदर का भाग, अंदर वाले भाग को ही कहते हैं हम लोग अभ्यंतर, वृत्त के अंदर वाले भाग को। और तीसरा क्या होगा, तीसरा खुद वृत्त होगा। ये वृत्त भी तो है, ये वृत्त जो रेखा बना हुआ है समतल पर, मान लीजिए हमने वृत्त बनाया, तो एक तो खुद का वृत्त हो गया और एक भाग तो वृत्त हो गया, एक वृत्त के बाहर का भाग हो गया बहिर्भाग कहेंगे, एक वृत्त के अंदर का भाग हो गया अभ्यंतर कहेंगे। तो ये 3 भागों में अगर वृत्त हम लोग किसी समतल पर बनाएंगे तो समतल 3 भागों में बटेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, तभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी बातों को याद रखेंगे आप लोग। इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है वृत्त का। ये सारा परिभाषा जो हमने बताया इसको आप लोग कई बार सुन के याद रखेंगे। सारी बातें इजी है समझने के लिए, इसको याद आप लोग रखेंगे तभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए और आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, और साथ ही साथ आप लोग शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोग घर से भी आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।